नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिताली बनर्जी जी से, जो कि सेक्रेटरी हैं विकलांग सेवा भारती की और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल आपका मैं आपसे ये करूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमने जितना जाना है कि आप बहुत एक्टिव हैं, काफ़ी सारे फील्ड आप संभालती हैं, तो वो सब क्या है? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में तो काम करती हूँ LIC में, साथ ही साथ में हमारा एक NGO है जो विकलांग सेवा भारती के नाम से है और ये दिव्यांगों की सेवा में जो है ये हम कार्य करते हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ पे जो है दिव्यांग बच्चे जो हैं वो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनका शिक्षण प्रशिक्षण साथ साथ उनका स्पोर्ट्स एवं ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे NGO के द्वारा किया जाता है जी। और साथ ही साथ जो है मैं मेडिकल कॉलेज की पॉश कमेटी में हूँ और जो है हमारे महर्षि विद्या मंदिर स्कूल्स में है उसकी स्पॉश कमेटी में भी हूँ और बच्चों लोगों को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी करियर गाइडेंस थोड़ा सा करती हूँ और सोशल वर्क और नीड बेसिस पे हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करती हूँ जो जितना मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप समाज के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप D.Ed और B.Ed कॉलेजेस भी आपके हैं, तो ये किस तरह से दूसरे B.Ed और D.Ed कॉलेजेस से अलग है? हमारे विकलांग सेवा भारती जो हमारा NGO ऑर्गेनाइजेशन नाम है जी, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसमें हम 2 वर्षीय D.Ed कराते हैं और जो हमारा भोज के साथ हमारा है वो करस्पॉन्डेंस कोर्स में वो B.Ed है। ये जो D.Ed है ये स्पेशल एजुकेशन फील्ड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था वो है D.Ed एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित। इन बच्चों लोग जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी में जैसे ऑटिस्टिक बच्चे आ जाते हैं, आपके सेरिब्रल पॉल्सी जिनके डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होते हैं जी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये D.Ed होता है और जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड में D.Ed का कोर्स किया जाता है। ये 2 साल का कोर्स है। तो क्योंकि आज राइट टू एजुकेशन है तो इन बच्चों के भी पूरे राइट्स हैं और इनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं। तो वो स्पेशल कोर्सेज जो है वो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से दिया जाता है। साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो D.Ed है ये 12वीं के बाद जिनके भी 50% अंक रहते हैं वो इस जो है D.Ed का कोर्स कर सकते हैं और इसमें रोजगार का भी बहुत अच्छा एवेन्यूज़ है क्योंकि ये D.Ed जो है इज इक्वल टू जो है मेन D.Ed और उसमें आप वर्ग 2 वर्ग 3 में आप जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो टीचर वाला होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना कर सकते हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हर कॉलेज में हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स की नीड है और क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन आज की डेट में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी बोलते हैं और हर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो किया जाता है, तो हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना आवश्यक है। तो ये जो हमारे टीचर्स हैं वो नॉर्मल स्कूल में भी एज अ स्पेशल एजुकेटर होते हैं। अच्छा। तो उसमें जी, तो इसमें क्या कोई एज बार भी होती है कि नहीं? कोई एज बार नहीं है। यू हैव टू बी फॉर D.Ed यू हैव टू बी जस्ट आप 12th पास करेंगे और आपका 50% ऑफ मार्क्स आपका होना जरूरी है जी, उसमें ये है। बिल्कुल। ये बताइए हमें कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, इस पर भी आप काम करती हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा ये है कि हमारी जितनी बहनें हैं हमारे साथ है, हम लोग सब हैं, हम लोग ज़्यादातर सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, मैसेजेस आदान प्रदान करते हैं। वही फ़ोन जो पहले हम एक कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते थे वही फ़ोन आज हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप के जैसे काम होता है। तो उस चीज़ का जो है हम उसमें मेल्स करें, हर आदमी उसको यूज़ करें, उसमें आपके गूगल हैं आप गूगल यूज़ करें,
आप उसमें जो है मोबाइल बैंकिंग यूज करें, उसमें से आप जितना ट्रैवल्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ साथ में आप उसमें एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी सब रहते हैं। तो आप अगर उसमें कोई जो है कोई व्यक्ति, कोई हमारी बहन है जो एंटरप्रेन्योर है, जो कोई अपना चिट्ठी लिखना चाहते हैं, कुछ करना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी थोड़ा सा उसमें प्रॉम्प्ट देके उसमें हम चिट्ठी लिख सकते हैं। तो उसमें एक डिजिटल लिटरेसी से मतलब ये है कि आपको अपने मोबाइल से को जो है यू हैव टू बी गैजेट फ्रेंडली। आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, पर आप अपने समय में सोशल मीडिया के साथ साथ इस चीज को कैसे करके हम बिजनेस एवेन्यूज में उसको उपयोग करके अपने साथ उसको लेके जा सकते ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ हो सके, उस चीज से आपका काफी फायदा हो सकता है। साथ साथ में आपको पूरे डेटा कलेक्शंस होते हैं, आप उसमें से पूरा डेटा मिल सकता है कि डेटा सेंटर से आपको डेटा मिल जाएगा कि आपके पास कितने लोग हैं। अगर आप किसी कुछ एज ग्रुप के चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट बेस्ड डेटा चाहिए, तो आजकल सारे डेटाज मिलते हैं, जो है सब जगह से डेटा के लोग भी रहते हैं, तो आप ये डेटा ले सकते हैं, उनको आप फोन कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के द्वारा उनको भेज सकते हैं। तो डिजिटल इंडिपेंडेंस इन अ पॉजिटिव वे शुड गो अहेड, एंड it is time saving. The most important thing is time saving, and you are able to reach more people at more time with the minimum cost. आप डेटा तो आपको मिलता है, आप अपना डेटा मिल रहा है, आप उसी डेटा में जो आपका रोज का डेटा, उसी डेटा में बिना खर्च से आप पूरा वहां तक पहुंच पा रहे हो उतनी एवेन्यूज में। तो अगर आप अपने वीडियोस भी हैं उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो, आप अपना कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया। एंड ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी, हमारी बहनें अगर ये करेंगे, और बहुत ही सिंपल वेज में होता है, और इसमें ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको उसमें आप परफेक्ट होते जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ निभाती हैं, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं फैमिली के साथ? यस, फैमिली टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जी, और फैमिली के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखती हूँ कि टाइम दे, परिवार को टाइम दे, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, तो उन सबको समय दे, बच्चों को समय दे। तो एक निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना समय किसको कितना देना है। अगर आप मैनेज कर लें कि हाँ मैं 4 घंटा अगर ऑफिस में दूंगी, 2 घंटा ये दूंगी, साथ साथ एक जरूरी चीज जो बहुत जरूरी है, यू हैव टू गिव क्वालिटेटिव टाइम। क्वांटिटेटिव टाइम तो अलग चीज होता है, पर एक क्वालिटी टाइम जो अगर आप देंगे तो उसमें बच्चे भी खूब खुश होते हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं, और हर व्यक्ति के नीड्स को आप समझें कि हाँ आज पापा को लेके हमको डॉक्टर के पास लेके जाना है, आज माताजी को लेकर कहीं प्रोग्राम में जाना है। तो ये सारे चीज़ें अगर आप डिवाइड करेंगे और मैनेज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो जाता है। जी, तो ये है। आप जैसा कि हम जानते हैं कि आप पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो कैसे मतलब इसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अच्छा या बुरा दोनों? देखिए, मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स जो है इज़ गुड फॉर द नेशन, और एक हेल्दी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मेरे फैमिली में है, और हम लोग डिस्कस करते हैं, हम समाज सेवा के करते हैं, और देश के आगे बढ़ाने का जो है सोच जो है वो हमेशा हमारे घर में रहा है। ये जो है कि किसी का भला हो, वो चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स के द्वारा भी किया जाता है। किसी कोई गरीब आपके पास आता है, आम आदमी कुछ समस्या लेके आते हैं, तो उनका जब हम कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई इनका काम थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, इस गरीब का भला हो जाए, तो आप अगर देखेंगे तो पॉलिटिक्स के माध्यम से आप इतने लोगों का भला कर सकते हैं, शायद वो हम अपने प्लेटफॉर्म में रह के नहीं कर पाते। तो पॉलिटिकल वे इज़ अ वेरी गुड वे फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑल्सो। आप की जितनी योजनाएं हैं वो आप लोगों को पहुंचा सकते हैं, समाज की योजनाएं आप पहुंचाते हैं,
आपके बारे में आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो एक गुड पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। और ये हमारे परिवार में जो है हमने देखा है, और अच्छा भी लगता है लोगों से मिलना जुलना। और अगर आप पूछें कि क्या कमी है या क्या उसका डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में तो हम ये नहीं कहेंगे। डिसएडवांटेज तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, पर ये है कि हाँ, आप जो करते हैं वो आप पब्लिक के नज़र में रहते हैं, तो उससे एक फीलिंग ये भी रहता है कि हाँ, आप कुछ गलत नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। और वो पॉलिटिकल उद्देश्य अगर अच्छा और भलाई के लिए है तो देश का भलाई ऑटोमेटिकली होता ही है। तो दैट इज द वे वी डू इट। सो मोर ऑफ सोशल वर्क, जी, मोर ऑफ सोशल एटीट्यूड इन द पॉलिटिकल फ्रेम, आई वुड से। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि शाम की चाय पे सारे बैठे हों और कोई पॉलिटिकल इशू पे कोई बहस हुई हो, सबने अपने विचार रखे हों, ऐसा भी होता होगा? शाम की चाय में हम बैठते हैं, पॉलिटिकल बहस तो नहीं होता क्योंकि वी हैव व्हाट ऑल लाइक माइंडेड पॉलिटिक्स, बट वी डिस्कस थिंग्स कि यस दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, कि हाँ ये एक अच्छे वे से हो सकता था और ये अच्छा हो सकता था, और उसकी ज़रूरत पड़ने पर हम उस चीज़ को ज़रूर दूसरी जगह पे बोलते भी हैं कि हाँ ये चीज़ का जो है ये अच्छे से ऐसा भी हो सकता है, और उचित स्थान पे उचित जगह पे बोलते भी हैं उस चीज़ से। आप इतने सारे फ्रंट पर एक्टिव हैं, तो क्या कभी फ्री टाइम निकाल पाती हैं अपने लिए, और जब आप फ्री होती हैं तो फिर क्या करती हैं? देखिए, फ्री टाइम जो है मैं ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए, खुद के लिए भी। जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं रोज जो है नित्य सोने के पहले अपना बिल्कुल 1-2 किताब ज़रूर पढ़ती हूँ। कुछ 4-5 पेजेस ज़रूर पढ़ूंगी। इस कहानी की किताबें मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो वो ज़रूर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नहीं हूँ कि मैं पढ़ती ही हूँ। और साथ साथ में जैसे अगर आप बोले कहीं पे कुछ अगर लिखा रहता है और कुछ करना है, तो वो चीज़ें ज़रूर मैं अपने मतलब आई लव रीडिंग। साथ साथ में जो है मैं अपने फ्री टाइम में मैं डेली तो नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट वीक में 5 days आई गो फॉर अ वॉक, तो मैं 3 किलोमीटर वॉकिंग डेली करती हूँ। एंड साथ साथ जब और फ्री टाइम लगभग निकाल ही लेते हैं तो उसमें मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ अपने घर में। तो वो एक मेरा फ्री टाइम का जो होता है वो लुफ्त ज़रूर उठाना पड़ता है, और मज़ा भी आता है फ्री टाइम से। मैं वहीं आ रही थी कि आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप टेबल टेनिस खेलती हैं, तो टेबल टेनिस में आपकी काफ़ी लंबी यात्रा भी रही, शायद आप नेशनल तक भी गई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टेबल टेनिस जो मेरे दोस्त हैं हम लोग स्कूल से खेलते थे, तो स्कूल में जो है मैं भोपाल में थी, तो स्कूल में हमने टेबल टेनिस खेलना सीखा जी। और लकीली जो है एक जो पैशन है वो मेरे हस्बैंड में भी है कि वो टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो वो जो टेबल टेनिस है वो मैं अपने घर में भी हमने टेबल रखा, तो वी प्ले टेबल टेनिस। उसी सिलसिले में मैं एक बार मेरे को नेशनल गेम्स में LIC में खेलने का मौका मिला, और वहाँ पे मैं नेशनल गेम्स में भी गई और वहाँ पे खेली 2019 में, क्योंकि पहले मैं समय के अभाव के कारण मैं जा नहीं पाई। तो एक बार मैंने सोचा कि जब मैं घर में खेलती हूँ, ये सब करती हूँ, सब जगह खेलती हूँ, तो एक बार मन की इच्छा होती है तो क्यों ना मैं अपने गई, तो वहाँ पे ज़रूर खेलने का मौका मिला। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, सब थे, बड़ा अच्छा था। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टू प्ले विद दिस। डिसेबल्ड के लिए भी स्पेशल ओलंपिक होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डिसेबल्ड जो हमारे दिव्यांग मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जो उन 16 साल के ऊपर हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स होता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड समर गेम्स जो है, स्पेशल ओलंपिक्स जो है इस बार बर्लिन में हो रहा है, और ये 17 जून, ये वाला 17 जून से लेके 25 जून तक का जर्मनी बर्लिन में खेला जा रहा है जी। यहाँ मध्य प्रदेश से 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं जाने के लिए, और 4 कोचेस जो है वो भी फीमेल कोचेस हैं। तो ये बास्केटबॉल साइकिलिंग में गर्ल्स गई हैं,
और फीमेल कोचेस भी गए हैं। तो ये जो दिव्यांग हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, इन लोग जो है हर प्रोग्राम्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिविजनल लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल तक का जाते हैं। तो उस इंटरनेशनल लेवल तक का जब जाते हैं तो उस स्पेशल ओलंपिक्स के तहत पे वो उस फील्ड में पहुंचते हैं। अगर अब आप देखेंगे तो अभी जो बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स उसमें हो रहा है, उसमें 7,000 एथलीट्स आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 199 देश आ रहे हैं, और इट इज जस्ट लाइक सेम लाइक ओलंपिक्स। तो मैं विदेश में पहले आयरलैंड में स्पेशल ओलंपिक्स अटेंड किया है, मैंने आपका एथेंस ग्रीस में अटेंड किया है, मैंने यूएसए में लॉस एंजलिस में अटेंड किया हुआ है। तो जब अपनी टीम जाती है, इंडिया की टीम, इट लुक्स सो गुड, एक फीलिंग आती है कि दिस इज इंडिया। तो वो बच्चे मेडल्स भी जीत के लाते हैं, और जब मेडल्स जीत के लाते हैं तो इस बार जो है भारत सरकार के द्वारा उनको जो गोल्ड मेडल लाते हैं उनको 5 लाख रुपए का दिया जाता है प्रोत्साहन राशि, 3 लाख रुपए फॉर सिल्वर एंड 1 फॉर द ब्रोंज। साथ साथ में उनको जो है सम्मानित भी किया जाता है। तो ये हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं और जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। दिव्यांगों में भी जो काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशंस रहते हैं इन लोगों के, इन दिव्यांग बच्चों के, क्योंकि मेंटली चैलेंज रहते हैं। इन लोग जब जीत के लाते हैं तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बड़ी सुकून सा मिलता है कि हाँ, हमारे बच्चे भी इंटरनेशनली देश का नाम रोशन करके आए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बढ़िया स्पेशल ओलंपिक्स का एक बढ़िया हमारा अनुभव रहा है जी। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस बार जो गए हैं वो सब मेडल्स जीत के लाएं और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, हमारे सी टाइम्स की पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और दूसरा मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प मिलती है? हाँ, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन बच्चों को जो है हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। और ये जो है, और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं लास्ट टाइम लॉस एंजलिस में गई थी और देखे थे, तो जो हमारा इंडिया का कंटिंजेंट था, इट वाज अ ह्यूज कंटिंजेंट। और यूके का जो कंटिंजेंट हम बोलते हैं कि इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, उनका छोटे सा कंटिंजेंट था। उन लोगों के जो वहाँ के बच्चे थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमको गवर्नमेंट से कहीं से सहायता नहीं मिलती है। तो वो जो चीज़ है कि हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है इन बच्चों के लिए वहाँ से भेजने के लिए हेल्प करती। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉवर्टी और दिव्यांगता साथ साथ चलती है बहुत कुछ। तो ये जो हमारे बच्चे हैं वो गरीब भी होते हैं काफ़ी, तो इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना करना और इस सरकार का जो मदद मिलता है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है। और साथ साथ में जो परिवार है वो भी संभल जाता है। बिल्कुल। जो दिव्यांग बच्चे कुछ काम नहीं कर सकते, ये सोचते हैं हम लोग, वो दिव्यांग बच्चे उस परिवार का बैकबोन बनते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है? गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो है हमारे भारत सरकार ने रिजर्वेशंस रखे हैं 4% के अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटीज, 1% फॉर द ब्लाइंड, 1% फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, 1% फॉर द फिजिकली चैलेंज एंड 1% फॉर द मेंटली चैलेंज एंड बहुविकलांगता। तो ये है, ये 4% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है, 6% जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के हैं। इस बार जो है हम कहना चाहते हैं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हम जब मिलने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये जो बच्चे जीत के आएंगे, तीनों बच्चियां जो गई हैं, तो उनको ये हम सरकारी नौकरी ज़रूर देंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि तीनों बच्चियां जीतें और हमारे शिवराज जी उनको नौकरी देंगे। तो उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और ये अगर बच्चे लोग जीत के आए, हम ये आशा करेंगे ये बच्चे ज़रूर जीत के आएँ। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही बच्चियाँ, बेटियाँ हमारे मध्य प्रदेश की ज़रूर मेडल्स लाएँ और शिवराज सिंह जी अपना वादा ज़रूर निभाएं। बिल्कुल निभाते हैं। और बच्चे लोगों ने कहा ही था कि मैं अगर इतने सारे जनों को कर सकता तो मैं मामा होके इन बच्चियों के लिए ज़रूर करूँगा। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस की समरसता विंग से आप जुड़ी हुई हैं, तो ये किस तरह से काम करते हैं? हम समरसता से ये समझते हैं कि हम जाति भेदभाव, वो जो चीज़ है वो कुछ जो है एक समरस हो, हमारा परिवार जो है एक समरस हो, हम जाति भेदभाव से ना करें। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम ऊंच नीच करते हैं और ऐसा करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी जो है, हमारे स्कूल में भी है, हम
कुछ ऐसी बच्चियों को भी लिए हुए हैं जिनको हम पढ़ाते, फ्री एजुकेशन देते हैं और फ्री डीएड की जो है हमने उनको वो भी करवाया है, कोर्सेज भी कराए हैं। तो वो परिवार जो है, उनके माता पिता जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से हैं और जो निम्न जाति में भी आते हैं, तो उनको बिना भेदभाव से उनको मेन लाइन, स्ट्रीम लाइन में लाना, उनको हेल्प करना, समरस करना। और ये जो हम मन में एक जो भावना रहती है वो घर से होती है। जब घर की महिलाएं हम सोचेंगे कि समरस हो तो पूरा परिवार के साथ साथ पूरा देश समरस होता है। तो ये जो भावना समरसता का है वो हम लाना चाहते हैं। वही हम संघ परिवार भी कहता है कि हमारा जो परिवार है वो समरस हो, एक साथ रहें और भेदभाव, बिना ऊंच नीच, बिना जाति भेदभाव के, ये जो है सभी भगवानों को मानना, सभी गुरुजनों को मानना, ये जो है कि ये आपके भगवान है, हमारे भगवान नहीं, ये सबके भगवान हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये समरसता के द्वारा हम कहना चाहते हैं और हम इनको फॉलो भी करते हैं। जी बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में, खासकर महिला दर्शकों को? मैं महिला दर्शकों को एक खास से ये कहना चाहूँगी कि अपना देखभाल करें, साथ साथ में परिवार का देखभाल करते हैं। तो मैं ज़रूर से कहूँगी कि आप लोग जो भी हैं अपना, मैं बीमा क्षेत्र से हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आज की डेट की नीड है जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर हो। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना है तो फिर आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनके पास, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, ताकि समय पे आने पे, विपत्ति आने पे आप जो है सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हंसते हंसते सब रास्ते कट जाते हैं और आसानी से ज़िंदगी हम कर सकते हैं। तो मेरा भी मोटो है ज़िंदगी में कि काम दो वे से होता है, हंसते हुए या रोते हुए। तो हंसते हुए अगर काम हो जाए तो बहुत हल्के वे में हो जाता है और जीवन भी बहुत अच्छे से चलता है। तो हंसते हंसते हम काम कर लेंगे तो कोई ज्यादा बोझ नहीं लगता। कहते भी है ना कि काम तो करना ही है, हंस के करो या रोके करो, तो क्यों ना हंस के करें। तो बहुत इजीली और सिंपली हो जाता है। तो यही है कि हम रोना दाना करके कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, ये नहीं, हम हंसते हंसते कर लेंगे तो बढ़िया से हंसते हंसते चलेंगे। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी खुलकर और इतने दिल से हमसे बात करने के लिए और काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी मिताली बनर्जी जी, जिन्होंने बहुत ही खुलकर और बहुत ही प्यार से अपने सारे पहलुओं पर हमसे बातें की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।